पेड़ होने का अर्थ नाम की ये जो कविता है, जिसको लेकर के आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके शीर्षक से ही साफ जाहिर होता है कि यह एक प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, ये भी हम आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन जिस तरह से भौतिक उन्नति करता जा रहा है, उस हालत में वह यह नजरअंदाज कर रहा है कि प्रकृति में जितने भी जीव है, जितने भी अन्य पशु पक्षी है, उन पशु पक्षियों में से, प्राणियों में से, सूक्ष्म जीवों में से मनुष्य एक है। माने वो प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि वह प्रकृति का एक हिस्सा है। और यही कारण है कि हम लोगों को किसी भी हालत में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अब प्रकृति जो है वह मनुष्य को देती आई है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्रकृति को ईश्वर माना है, जैसे कि हम लोग धरती को माँ के रूप में मानते हैं, अग्नि देवता, पवन देवता, जल देवता वगैरह वगैरह संकल्पनाएं हमारी भारतीय संस्कृति में वर्षों से है। हमारे जो तीज त्योहार है वह भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारे उपयोगी पशुओं के लिए हम लोग जो है वह त्योहार मनाते हैं। इस तरह से जो है वह मनुष्य और प्रकृति, इनके बीच में कभी भी वह दरार नहीं, या क्योंकि कभी ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि मनुष्य श्रेष्ठ है या प्रकृति श्रेष्ठ है। सच्चाई यह है कि प्रकृति मनुष्य से हमेशा श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है, जैसे अन्य पशु पक्षी वगैरह हुआ करते हैं। जहां तक वृक्षों की और पेड़ों की बात करें तो हम एक बीज जमीन में बो देते हैं और अनगिनत बीजों और फलों को देने वाला पौधा या पेड़ बन जाता है। तो हम एक देते हैं और हजारों हाथों से प्रकृति हमें देती है। वो पेड़ सिर्फ देना जानते हैं, हमसे कुछ उम्मीद नहीं करते। इस तरह के पाठों और पद्यों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का उद्देश्य ये है, कारण ये है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन प्रकृति से दूर हटता जा रहा है। हम लोगों ने कल कारखाने बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो है वह पेड़ काटे, और उसके कारण बहुत सी समस्याएं निर्माण हो गई। मनुष्य ने प्रकृति पर जिस तरह से आक्रमण करना शुरू कर दिया, तो प्रकृति ने भी अपना वजूद, अपना अस्तित्व दिखाना शुरू कर दिया, और जिससे मनुष्य बौखला गया। इसी तरह से आने वाली पीढ़ी में आप जैसे युवाओं को प्रकृति के संदर्भ में सजग कराना इस कविता का उद्देश्य है। इसमें नई बातें नहीं है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन जिन बातों को हमने नजरअंदाज किया है, उन्हीं बातों को फिर से एक बार आप लोगों के सामने लाना इस कविता का उद्देश्य है। हम लोगों को हमेशा जो है वह प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके प्रति लापरवाही दीर्घकालीन परिणाम, भयानक परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है। और प्रकृति कभी एक अगर थपेड़े लगा दें तो मनुष्य को संभलने में बहुत समय लगता है। जैसे कि सुनामी के बारे में हम लोग जानते हैं, भूकंप के बारे में, कुछ समय पहले आई बाढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं, महामारी जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं। इस तरह की कई महामारियां हुआ करती हैं। प्रकृति से ही इंसान है, इंसान से प्रकृति नहीं है। इसी तरह की बात यहाँ है। आरंभिक हिस्से में हम लोग डॉक्टर मुकेश गौतम जी की उनका परिचय, उनकी साहित्यिक कृतियों का परिचय, इस तरह से हिस्सा देखेंगे, और फिर विधा परिचय, और हमेशा की तरह फिर बात होगी पाठ परिचय की। सीधे मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को वह कविता जो है वो स्क्रीन पर ही दिखाई देगी। ठीक है, आरंभिक हिस्से में हम लोग पहले
डॉक्टर मुकेश गौतम जी का परिचय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको वो कविता का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी हिंदी के जाने माने कवियों में से है, आधुनिक कवियों में से है, और उनका जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ। यहाँ इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमारे लिए भी है स्वाध्याय में कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की साहित्यिक रचनाओं का या काव्य लेखन का की विशेषताएं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वह आधुनिक कवियों में से एक है और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान हिंदी साहित्य जगत में बनाई है। और उनकी विशेषता ये रही कि उन्होंने आधुनिक भावबोध माने भावनाएं, उनको सहज और सीधे रूप में अपनी साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। मतलब कि उनकी अभिव्यक्ति की शैली जो है वह सामने वाले पाठकों या वाचकों की समझ में आसानी से आने की क्षमता रखती है। वर्तमान समय में मनुष्य की जो समस्याएं हैं और प्रकृति के साथ हो रहा जो क्रूर मजाक है, इसको उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त कर दिया है। अब मनुष्य की समस्याएं जो उसके प्राकृतिक कारणों से, या फिर की बाढ़, या फिर की भूचाल हो, सुनामी जैसी समस्या हो, ये इसका परिणाम, ये इसका कारण होता है प्रकृति के साथ मनुष्य द्वारा किया जाने वाला मजाक। ये क्रूर मजाक जो है, जो इंसान प्रकृति से कर रहा है, और एक अलग प्रकार की होड़ उसने प्रकृति के साथ लगा रखी है। यही वजह है कि मनुष्य बहुत सी मुसीबतों की चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। और डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने अपनी रचनाओं में इसको प्रखरता से सामने रखा है। हालांकि डॉक्टर मुकेश गौतम जी हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि है। मंचीय माने आप लोगों को पता होगा कि उत्तर भारत में काव्य वाचन की जो प्रतियोगिताएं होती है या पठन होता है, वह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और इस हिसाब से लोगों को हंसाने वाले कवियों में से, हास्य कवियों में से, और उनका अपनी काव्य रचनाओं का मंच पर वाचन करने वाले कवियों में से डॉक्टर मुकेश गौतम जी एक है। लेकिन इनकी कविता सिर्फ हास्य व्यंग्य तक सीमित नहीं है। इनकी कविता जो है वो सामाजिक सरोकार रखती है, माने लोगों की जो सामाजिक समस्याएं हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ मनुष्य का जो रिश्ता है, इसके प्रति लोगों में सजगता निर्माण करने का काम इनके काव्य में होता है। सिर्फ वह लोगों को हंसाने मात्र के लिए अपने काव्य रचनाओं को सीमित नहीं रखे हुए है। इनकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज और मन को छू लेने वाली है। सो तो बहुत जरूरी बात है। अगर भाषा क्लिष्ट है या क्लिष्ट अलंकारों का प्रयोग किया गया है, काव्य शास्त्रीय भाषा का बहुत ही क्लिष्टता के साथ अगर प्रयोग है, तो वह पाठक की समझ से बाहर हो जाता है और पाठक उसको समझ नहीं पाता, तो पढ़ने में अभिरुचि निर्माण न होने की संभावना है। लेकिन इनके बारे में ऐसा नहीं है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है, सहज है और वाचकों के मन को आसानी से छू लेने वाली है। इनके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक ढंग से लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं। माने इधर उधर के लोक व्यवहार की, रोजाना की जिंदगी की या भारतीय संस्कृति की विरासत की बातें इनकी साहित्यिक रचनाओं में प्रतीकों और बिंबों के रूप में आती है, जो कि एक प्रभावशाली ढंग से कवि के विचारों को, कवि के भावों को अभिव्यक्ति देने में सक्षम हो जाती है। माने इधर उधर की लोगों के आसपास की रोजाना जिंदगी की और उनकी जानकारी की जो बातें हैं, जो उदाहरण है, वह
कवि अपनी साहित्यिक रचनाओं में करते हैं तो लोगों को और ज्यादा अपनी लगने लगती है और ज्यादा आसानी से उनकी समझ में ये सारी बातें आने लगती है। ये विशेषता है डॉक्टर मुकेश गौतम जी की साहित्यिक रचनाओं की। अब इनकी प्रमुख कृतियों में सबसे पहले है अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी। ये इनके काव्य संग्रह है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की कविता संग्रहों का उल्लेख इस प्रकार से है। उनकी कविता संग्रहों को भी हमें स्वाध्याय के लिए स्मरण में रखना है। इस वजह से मैं इसको फिर से एक बार आपके सामने रख दूं। इनके काव्य संग्रहों में अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता और ये जो प्रेम समर्थक है पेड़, ये जो है जिससे ये कविता ली गई है पेड़ होने का अर्थ नाम की, इसके अलावा इसकी क्या जरूरत थी, ये इनके अन्य काव्य संग्रह है। माने अगर उनकी कविताओं को अगर हम गौर से देखें, उनके काव्य संग्रहों को अगर हम गौर से देखें तो हमें एहसास होगा कि ये इनके बहुत से काव्य संग्रह जो है वह प्रकृति से जुड़े हुए हैं। माने हास्य व्यंग्यात्मकता और प्राकृतिक जीवन के प्रति लोगों में सजगता निर्माण करना, इन दो उद्देश्यों को लेकर प्रधान रूप से डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। अब ये जो पेड़ होने का अर्थ नाम की कविता है वह नई कविता नाम की विधा से है। अब कविता उनके भी अलग अलग प्रकार से भेद है। हिंदी साहित्य में उनका अलग अलग प्रकार से जो है वो बाइफर्केशन या वर्गीकरण किया गया है, जिसमें समकालीन कविता है, जिसमें हालावादी कविता है, जिसमें नई कविता है, जिसमें प्रगतिवादी कविता है, जिसमें प्रयोगवादी कविता है। इस तरह से जो अलग अलग प्रकार के भेद है, उसी में से नई कविता आधुनिक कालीन कविता का काव्य का एक उपभेद है और उसी में से उसी साहित्यिक विधा की पेड़ होने का अर्थ नाम की कविता है। अब ये क्या है, इससे भी हम परिचित हो ले। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। जो विवरण मैंने आपके सामने अभी स्पष्ट किया उसके माध्यम से हमें समझ लेना चाहिए कि ये नई कविता है क्या। तो अपने भावों को और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो परंपरागत रूप से जो विधि अथवा पद्धति और काव्य शास्त्र के नियम थे उनसे हट करके कुछ नए प्रयोग जो कि शिल्प और भाव पक्ष के रूप में, यानी एक तरफ तो अभिव्यक्ति के पक्ष में और दूसरी तरफ नए नए शिल्पों का प्रयोग करके, नए नए प्रतिमानों का प्रयोग करके, नई नई बातों का प्रयोग करके, जिस तरह से उपमानों का प्रयोग करके कुछ नया करने की सोच करके हिंदी साहित्य में जो काव्य लेखन किया गया उसको नई कविता इस विचार प्रवाह के अंतर्गत हिंदी साहित्य में गिना जाता है। ये परंपरागत रूप से चली आ रही जो काव्य लेखन की विधि अथवा पद्धति है उससे थोड़ा सा हट करके यह पद्धति अथवा विधि थी, इसलिए इसको नई कविता इस रूप में जाना जाता है। और ये कविता, इसकी अनेक विशेषता क्या रही, नई कविता नाम की जो काव्य का उपभेद जो आधुनिक कालीन कविताओं का एक हिस्सा बनी, वह उसकी विशेषता ये रही कि आजकल मनुष्य का जीवन किस रूप में है तो काफी भागदौड़ भरा है, काफी व्यस्त है और व्यस्तता भरे आज के वर्तमान दौर के मनुष्य के जिंदगी का आईना या दर्पण इस रूप में नई कविता में मनुष्य जीवन की तस्वीर प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देती है। आसपास घटने वाली घटनाओं को साहित्यिक रचनाओं का विषय बना करके नए प्रतिमानों, उपमानों और नए नए शब्दों का प्रयोग करके जिस कविता का निर्माण हुआ वह नई कविता है। तो इस तरह की कुछ काव्य रचनाएं भी आज के आधुनिक काल में हुई है और हो रही है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इस काव्य पाठ की, यानी इस कविता की पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है।
पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न आर्थिक भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसकी होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब जितना पाठ परिचय का हिस्सा हमने आपके समक्ष रखा, उससे आपको इतना तो अनुमान लगा होगा कि यह पेड़ों से जुड़ा हुआ कोई पद्य पाठ है। ये पाठ इस रूप में है या ये कविता इस रूप में है कि जिस रूप में प्रकृति के एक हिस्से पेड़ को लेकर के कुछ विवरण है। और सच्चाई भी है, प्रकृति ऐसी है कि जो कभी हिसाब किताब नहीं रखती। अगर हम किसी को कुछ मदद करते हैं तो हम इस बात के बारे में भी सोचते हैं कि वो हमें कब अपनी इस मदद या उपकार का एहसान चुकाएगा, लेकिन प्रकृति के पास इस प्रकार का हिसाब ही नहीं होता। कभी भी किसी झील ने, किसी नदी ने इस बात का हिसाब नहीं रखा कि उसने कितने मनुष्यों, पशुओं और वृक्षों को जीवित रखा है। पेड़ ने कभी इस बात का हिसाब किताब नहीं रखा है कि उसने कितने लोगों को छांव, फल या फूल दिए हैं, कितने लोगों ने उसकी पनाह में जो है वो समय गुजारा है, कितने पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया है। कभी भी नहीं, धरती ने कभी हिसाब नहीं रखा कि उसने कितने लोगों को अनाज उपजा करके अपने बलबूते पर जीवित रखा है। तो ये जो एहसान का हिसाब किताब है वो प्रकृति में होता ही नहीं है। प्रकृति सिर्फ देना जानती है, उसी रूप में पेड़ सिर्फ देना जानते हैं। वो हमें क्या देते हैं सो भी हम जानते हैं, लेकिन संस्कृत में कहावत है, अति परिचयात अवज्ञा, यानी ये सब कुछ देते समझते हुए भी हम लोग कभी कभार इन बातों को भूल जाते हैं और फिर जरूरत निर्माण हो जाती है कि उन बातों के प्रति हमें थोड़ा सजग कराया जाए। इसलिए इस प्रकार की काव्य रचनाओं का जो है वह महत्व है। हमारी संस्कृति के पोषक है ये पेड़। इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। मूलतः खेती प्रधान होने वाली हमारी संस्कृति इन वृक्षों, इन पौधों, इन पेड़ों, इन फसलों के बदौलत ही वर्तमान काल में भी जीवित है। मनुष्य को अच्छे संस्कार देने वाला पेड़ है, मनुष्य को अपने बर्ताव से उसके सामने आदर्श प्रस्तुत करने वाला पेड़ है, और वह समाज से हमारे जो जुड़ाव है, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, इस रूप में जो है वह हमें सच्चे अर्थों में जीवन की शिक्षा देता है। और अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं को निभा करके पेड़ पौधे यानी बीज से अंकुरित हो जाने से लेकर के कट जाने के बावजूद, सूख जाने के बावजूद फर्नीचर के रूप में भी वह लोगों के उपयोग में आता है, और इस रूप में वह जीवन की सार्थकता को भी अभिव्यक्त करता है, जिसके प्रति हमें सजग होना चाहिए। कविता के इस चित्र को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ और मनुष्य में एक स्नेह का रिश्ता है। सीधे हम कविता को देख रहे हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनका भावार्थ हम लोग देख रहे हैं। कवि मुकेश गौतम जी कह रहे हैं कि कल उन्होंने कमरे की खिड़की के पास बैठकर बाहर जो एक बहुत बड़ा पेड़ है उस पेड़ को वे निहार रहे हैं। निहारना माने लगातार देखना, एक टक देखना, लंबे समय तक देखना। और जब वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ करके बाहर होने वाले उस पेड़ को जब देख रहे थे तो उन्होंने कुछ महसूस किया, उनको कुछ किसी बात का एहसास हुआ। वो क्या एहसास हुआ, तो वो सोचने लगे पेड़ होने का अर्थ, यानी पेड़ इस प्रकृति में जीवित है या पेड़ स्वयं अपने आप में एक वृक्ष के रूप में उनका वजूद, उनका अस्तित्व है, तो उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में वे सोचने लगे।
वे सोचने लगे कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। इस रूप में सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं हो रही है कि आदमी से ऊंचाई के तुलना में पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बड़ा ऊंचा होता है, यहाँ तक यह अर्थ सीमित नहीं है। सो अर्थ तो है ही, लेकिन इसके बावजूद जो पेड़ की उपकारक प्रवृत्ति है, जो पेड़ की संकुचितता से ऊपर उठ करके दूसरों की मदद करने और उनके बारे में सोचने की प्रवृत्ति है, और इस रूप में उसका जो बड़प्पन है, उस उतना बड़प्पन इंसान में नहीं आ सकता। इसीलिए आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। यानी खुले दिमाग का, दूसरों को देने की प्रवृत्ति, इतना बड़ा मनुष्य महान जो है वह नहीं बन सकता। मनुष्य इतना बड़ा नहीं हो सकता, मनुष्य इतना महान नहीं हो सकता जितने की ये पेड़ है। और इसलिए कवि कहते हैं, या यूं कहो कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि पेड़ ने कभी इस बात का हिसाब नहीं रखा कि उसने कितने लोगों को परछाई दी, कितने कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों ने उस पर पनाह ली है, कितने पंछियों ने उस पर घोंसला बनाया है, उसके फूल, पत्तियां, टहनियां या फिर कि उसकी जड़ें किन किन रूपों में लोगों के उपयोग में आती है, इसका कोई हिसाब पेड़ के पास नहीं है। वो सिर्फ देना जानता है, और इस रूप में इतनी महानता, इतना बड़प्पन आदमी में नहीं हो सकता। इसलिए आदमी कभी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, संकुचित रूप में वह अपने बारे में सोचने वाला, अपने तक सीमित रहने वाला वह आदमी है, इंसान है, वह पेड़ नहीं हो सकता। इन काव्य पंक्तियों को फिर से एक बार मैं आपके सामने रख दूं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी मनुष्य और पेड़ में होने वाले इस अंतर को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है, और किस तरह से पेड़ मनुष्य से श्रेष्ठ है यह बताने का प्रयास अभी जो मैंने आपके सामने काव्य पंक्तियां रखी उनके माध्यम से यहाँ बताया गया है। अब देखिए, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है कि जीवन में आने वाली मुसीबतों से वो घबरा जाता है, डर जाता है, सहम जाता है, उनसे पलायन की प्रवृत्ति उसमें होती है, और जब खुशी होती है तो वो आनंदित हो जाता है। माने मनुष्य का मन विचलित होता रहता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं है। पेड़ कितने भी बड़े संकट क्यों ना आ जाए, वह किसी के सामने झुकता नहीं, और इस रूप में वह अपने आचरण के माध्यम से जो है वह एक आदर्श प्रस्तुत करता है मनुष्य के सन्मुख कि उसको विचलित नहीं होना चाहिए। उसको किसी रूप में भी जो है वह, उसको किसी भी रूप में अपने से हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। और इस तरह का एक संदेश, एक उपदेश जो है वह पेड़ मनुष्य को देता रहता है। इसी रूप में हौसला है पेड़। काव्य पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक आंधी तूफान या अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। अब यहां तक का हिस्सा हम देख रहे हैं किस रूप में वो पेड़ मनुष्य को अपने आचरण के रूप में, अपने वजूद के रूप में उसके सामने आदर्श प्रस्तुत करता है, किस तरह से उसका हौसला बढ़ाता है, किस तरह से आने वाली विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यह इन काव्य पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है।
कहा गया है कि अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक। अंकुरित माने बीज में से पेड़ का जो पहला रूप है, वह जो कि अंकुर, जो कि जमीन इस धरती की छाती सीना या फाड़ करके वह अंकुरित हो जाता है, इस धरती की ऊपर की सतह को भेद करके उसमें दरार निर्माण करके वह ऊपर आ जाता है, तो वह अंकुरित होने से लेकर के अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद जब वह सूख कर ठूट हो जाता है, ठूट माने जिस तरह से वह एकदम से लकड़ी बन जाता है, तब तक लगातार वह आंधी तूफान इन सब से लड़ता है, झगड़ता है। कभी उनके सामने वह नतमस्तक नहीं होता और ना ही किसी प्रतापी राजा महाराजा के सामने वह पैर पकड़ता है। माने आंधी तूफानों से लड़ना पेड़ मनुष्य को सिखाता है। अपने पूरे जीवन में अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों के सामने लाचार होने वाले, दूसरों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग हम देख लेते हैं, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं है। वह अपने तरीके से अपनी जिंदगी बसर करता है और अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को अंकुरित होने से लेकर के सूख जाने तक वह कभी छोड़ता नहीं है। किसी भी राजा महाराजा के सामने वह नतमस्तक नहीं होता। पेड़ किसी के पांव नहीं पकड़ता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े होकर वह हालात से लड़ता है। हमने देखा है कि पेड़ अगर कहीं खड़ा है तो आसमान में होने वाली घनघोर वर्षा या फिर कि सूरज की तेज रोशनी या फिर कि तेज बहने वाली हवा या कोई भी प्राकृतिक मौसम हो, पेड़ कभी भी विचलित नहीं होता। वह अपनी जगह पर खड़ा रहता है और हर हालात से वो लड़ता है। जहां भी वो खड़ा है, सड़क, झील या कोई पहाड़, झील माने सरोवर, यानी वो सड़क के किनारे है, वह सरोवर के पास है या कहीं ऊंची पहाड़ी पर है, वह कहीं भी है और उसके पास भेड़िए, बाघ, शेर या उनकी शेर की दहाड़ या जो भी पशु आए, जो भी प्राकृतिक मौसम आए, वह किसी से डरता नहीं है। न सिर्फ वह विचलित होता है बल्कि वह दूसरों को भी परेशान नहीं करता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। इसका अर्थ यह है कि पेड़ न खुद किन्हीं बातों का प्रभाव अपने ऊपर होने देता है और उनसे विचलित होकर के खुदकुशी की बात नहीं सोचता। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य हालातों से डर करके बहुत बार जो है वो कभी कभार खुदकुशी करने की बात सोच लेता है, लेकिन इस तरह से पेड़ कभी खुदकुशी नहीं करता और ना ही वह जानबूझकर दूसरों की हत्या कर देता है। यानी दूसरों से प्रभावित नहीं होता और खुद दूसरों को परेशान नहीं करता। ये विशेषता होती है पेड़ की, जो मनुष्य के लिए एक आदर्श है। इससे आगे, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। यानी एक तरफ तो पेड़ दूसरों को परेशान नहीं करता, एक तरफ तो वह पेड़ जो है वो हालातों से जूझकर संघर्ष करता हुआ जो डटकर खड़ा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ वह लोगों की मदद भी करता है। राहगीर माने मुसाफिर जो रास्ते पर चलते रहते हैं, उनके लिए जो कि धूप में या जो कि वर्षा में या हवा में परेशान हो करके पेड़ की छांव में आकर के बैठते हैं, तो वह जो है वह उन पर फूल बरसाता है, वह उनको ठंडी छांव देता है और उनको इशारा करता है आगे बढ़ने की। यानी एक तरफ तो उनकी उस थकान को मिटाने के लिए खुद प्रयास करता है, उनको थोड़ी तसल्ली, थोड़ी राहत देता है, लेकिन वहां रुककर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं कहता, बल्कि वह उनकी जिंदगी की मंजिल की तरफ अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको इशारा करता है।
पेड़ सभी का स्वागत करता है और पेड़ सभी को विदाई भी देता है। माने इस रूप में पेड़ जो है वो मनुष्य के लिए बहुत उपकारक है। एक तरफ तो वो थके हारे परेशान मुसाफिरों को, राहगीरों को छांव देता है, उन पर फूल बरसाता है, उनकी परेशानी को दूर करने का कुछ हद तक अपने तरीके से प्रयास करता है, लेकिन दूसरी तरफ उनको विदा करके आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। कभी कहता है कि गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। तो गांव के एक रास्ते के पेड़ की बात कभी करते हैं जो कि बहुत ही पुराना है, परिस्थितियों से, हालातों से लड़कर अभी वह सीधा नहीं कुछ टेढ़ा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रहा है। और वह पेड़ जो कि रात भर तूफान से लड़ा है, माने वर्षों से वो बरसात को, धूप को या अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक परिवर्तन या आपदाओं को सह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खुद घायल बना हुआ है, खुद घायल है, वर्षों खड़ा रह करके वह टेढ़ा पड़ा है, घायल है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी बड़े विश्वास के साथ चिड़ियों ने उस पर घोंसला बनाया है और चिड़िया के उन बच्चों को उस घोंसले में वो सुरक्षित रखकर वह उनकी रक्षा कर रहा है और वह पेड़ जो है वह उनको सुरक्षा दे रहा है। और इसलिए कभी कहते हैं कि सच तो यह है कि पेड़ एक बहुत बड़ा हौसला है। यानी जो हिस्सा मैंने आपके सामने अभी रखा है उसको मैं फिर से एक बार आपके सामने पढ़कर सुना दूं। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा है, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िए, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से डरता नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अब यहाँ से आगे का हिस्सा हम अगली तासिका में देख रहे हैं। फिलहाल